सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के एक अध्याय का अपन अध्ययन करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बेटा आपके प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट सल्तनत काल भारत का है और दूसरा मुगल काल भारत का है। सल्तनत काल भारत अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मैंने बता दिया था बेटा इसमें आपको मुख्य रूप से 5 ही चरित्र याद करने हैं और इन 5 चरित्रों पे ही आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न दूसरे पार्ट से पूछे जाते हैं और 3 प्रश्न इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। इस पार्ट में जो चरित्र हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा। एक प्रश्न तो इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा मोहम्मद बिन तुगलक और 5वां फिरोज तुगलक। ये 5 चरित्र हैं। इन 5 चरित्रों में से आपसे अक्सर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से अलाउद्दीन खिलजी आज इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उनमें से ये एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में प्रत्येक वर्ष आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ इस पर 3-4 प्रश्न बनते हैं। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व सिद्धांत, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी की किंगशिप थ्योरी और एक तीसरा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति और चौथा अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति। इन चारों प्रश्नों में से आपको प्रतिवर्ष एक बड़ा प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। आज मैं आपके साथ अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति पर चर्चा करूंगा। बड़ा अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने जीवन में 2 लक्ष्य निर्धारित किए थे। प्रथम विश्व विजय की कल्पना की और दूसरा उसने एक नवीन धर्म की स्थापना करने के बारे में सोचा। दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर इन दोनों ही योजनाओं का उन्हें परित्याग करना पड़ा। ध्यान रहे, इसे आप एक छोटे प्रश्न के रूप में भी याद कर सकते हैं। जब आपसे एक यक्ष प्रश्न पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख उद्देश्य क्या था या उसकी प्रमुख प्लानिंग क्या थी, आपके सामने ये यक्ष 2 उत्तर होने चाहिए। पहला, वह विश्व विजय की कल्पना करना चाहता था और दूसरा, वो एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। किसके कहने पर उसने इन दोनों योजनाओं का परित्याग कर दिया? आपका सीधा सा उत्तर होगा दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर। ये उसके इस व्यक्ति के कहने पर इसने इन दोनों योजनाओं का परित्याग कर दिया था। और यह व्यक्ति बर्नी का चाचा था और बर्नी अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी इतिहासकार था। अब अपन इसकी विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। इसकी विदेश नीति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक में हम उत्तरी भारत की विजय रखेंगे और दूसरी में दक्षिणी भारत की विजय। उत्तरी भारत में यह किन किन प्रदेशों पे विजय प्राप्त करते थे, उनका मैं एक छोटा सा चार्टर आपके सामने रखता हूं। पहले ये गुजरात पे विजय करते हैं। गुजरात विजय, यह विजय यह है 1299 ईस्वी में करते हैं। इसके बाद दूसरी विजय ये उत्तरी भारत में रणथंबोर विजय, रणथंबोर विजय 1301 में। तीसरी चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में। चौथी मालवा विजय, मालवा विजय 1305 ईस्वी में। इसके अलावा 2 विजय शिवाना 1309 ईस्वी में, फिर जालोर विजय 1311 ईस्वी में। यहाँ इस प्रदेश पे वो 2 बार विजय प्राप्त करता है।
उसके उत्तरी भारत की विजय ही उसकी विदेश नीति का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट दक्षिण भारत है। अब इनको अपन याद किस तरीके से करेंगे? गुजरात विजय, पहला गुजरात विजय पर पढ़ते हैं। यहाँ की कौन कौन सी बातें हैं? जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे विजय की, उस समय यहाँ का शासक राजपूत राजवंश के बघेला वंश के रायकर्ण बघेला थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विजय के लिए अपने दो प्रमुख सेनापतियों को, ये दो सेनापति थे बेटा, नुसरत खां और उलुग खां, इन दोनों को भेजा, उलुग खां को भेजा। यहां दो बात स्पष्ट हो गई। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक रायकर्ण बघेला थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो प्रमुख सेनापतियों को भेजा, नुसरत खां और उलुग खां। इनके आगमन की जो है सूचना रायकर्ण बघेला को मिली, वह अपना राज्य छोड़ करके या राजधानी अनहिलवाड़ा छोड़ करके चला गया और देवगिरी के यादव वंश के राजा रामचंद्र के पास पहुंच गया। उसकी रानी कमला देवी पकड़ी गई और देवल देवी उसके पास चली गई। उसके जाने के पश्चात इन दोनों सेनापतियों ने गुजरात में बड़ा केम्बे की खाड़ी से एक गुलाम को पकड़ा। उस गुलाम का नाम मलिक काफूर था। इस व्यक्ति को इन्होंने 1000 दिनार में खरीदा। दिनार उस समय की प्रचलित मुद्रा का नाम था और यह इतिहास में 1000 दिनारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसे एक दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के पास लेकर के आए। आगे जाकर के इसने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात विजय के पश्चात जब सेना वापस आ रही थी, लूट के माल को लेकर के नव मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था। इस विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अलफ खां को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। यहां बड़ा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी, छोटी छोटी बातें थी, जिन्हें अगर आप स्टेप वाइज स्टेप या कदम वाइज कदम याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली विजय गुजरात होती है। उस समय वहां के शासक रायकर्ण बघेला होते हैं। जो ही उन्हें आक्रमण की सूचना होती है, वो अपनी पुत्री देवल देवी सहित देवगिरी के राजा रामचंद्र के पास चले जाते हैं। उसकी पत्नी कमला देवी पकड़ी जाती है, जिसे दरबार में लाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वहां नुसरत खां और उलुग खां को आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। ये गुजरात को फतेह विजय कर लेते हैं। वहां से 1000 दिनारी नामक एक गुलाम लेकर के आते हैं, जो इतिहास में मलिक काफूर के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी अलफ खां को वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है। तथ्यात्मक बात पूछे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जब बात वर्णनात्मक पूछे तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी विजय बेटा, 1301 ईस्वी में उसने रणथंबोर पे विजय प्राप्त की। रणथंबोर पे विजय प्राप्त की। इस समय आपको दो बातें याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी एक तो उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार करना चाहता था, ताकि संपूर्ण उत्तरी भारत पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकार स्थापित किया जा सके। इसमें रणथंबोर एक प्रमुख राज्य था। दूसरा, गुजरात विजय के पश्चात नव मुसलमानों के नेता मोहम्मद शाह ने रणथंबोर के शासक हामिर के पास आकर के शरण ले ली। अलाउद्दीन खिलजी ने हामिर के पास एक फरमान भिजवाया कि हामिर, तुम्हारे पास हमारा एक योद्धा आ गया है, हमारा एक सेनापति आ गया है। हमारी तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तुमसे एक ही परामर्श है कि जो हमारा सेनापति मोहम्मद शाह और उसका कनिष्ठ भ्राता केहेब्रू आपके पास आ गए हैं, आप उन्हें हमें लौटा दीजिए। हामिर ने लौटाने से इनकार कर दिया और उसके जवाब में एक शाही फरमान भिजवा दिया कि या तो राजपूत किसी को शरण देता नहीं है, और देता है तो उसे लौटाता नहीं है। परिणाम क्या हुआ? दोनों के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। उसने उन योद्धाओं को लौटाने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप रणथंबोर का युद्ध हुआ। और जो ही युद्ध प्रारंभ हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ में अपने इन्हीं दोनों सेनापतियों को वापस भेजा, लेकिन जो ही रणथंबोर पूछे तो रणथंबोर की सेना ने पाषाण आक्रमण प्रारंभ कर दिया। और पाषाण आक्रमण उसने प्रारंभ किया तो ही उलुग खां उनका शिकार बन गया।
नुसरत खां उनका शिकार बन गया जब उलुग खां ने शाही फरमान के द्वारा दिल्ली सल्तनत के बादशाह को ये फरमान भिजवा दिया कि जब तक आपका आगमन नहीं हो जाता तब तक रणथंबोर पर विजय करना आसान नहीं है। परिणाम यह हुआ, अलाउद्दीन खिलजी अपने सिपाही सालारों को लेकर की रणथंबोर की तरफ प्रस्थान किया। रणथंबोर मार्ग पर उसी यात्रा के दौरान उसके दो भांजों ने उसका विद्रोह कर दिया, जिनमें से एक का नाम उमर खां था, एक का मंगू खां था और एक भतीजे आकत खां। आकत खां का आक्रमण उसके लिए कष्टदायक साबित हुआ। आकत खां ने वही कार्य किया जो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को इस संसार से अलविदा करके स्वयं गद्दी का आरोहण किया था। ठीक उसी प्रकार आकत खां ने रणथंबोर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करके उसे घायल कर दिया था और उसे मरा हुआ समझ करके स्वयं बादशाह बनने का प्रयास किया। किंतु उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही सालार आ गए। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को तो बचा लिया और आकत खां को इस संसार से अलविदा कर दिया। परिणाम यह हुआ, रणथंबोर में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हमीर को अपने ही दो प्रमुख सेनापतियों के कारण पराजय का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि हमीर को हराना आसान नहीं है। उसने उसके दो सेनापतियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसमें से रणमल और रतिपाल को उसने अपनी तरफ मिला लिया और उन्होंने हमीर के रणक्षेत्र का भेद खोल दिया। परिणाम स्वरूप हमीर को युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और वह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार हमीर ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त कर ली और हमीर रणक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ और उसकी रानी रंग देवी ने पहला जोहर किया, जो राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोहर माना जाता है। हमीर की मृत्यु के पश्चात यहाँ का शासक उसने उलुग खां को यहाँ का प्रशासक किया। जिस प्रकार बताया कि गुजरात विजय के पश्चात उसने अल्फ खां को अपना प्रशासक नियुक्त किया था और वहीं रणथंबोर विजय के पश्चात उसने उलुग खां का यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। कि इन विजयों के पश्चात वह अपना प्रशासक परिवर्तित करता रहता था। वहाँ का राजा को या तो अपदस्थ कर दिया जाता था या रण क्षेत्र में वो शहीद हो जाता था। उसके पश्चात अपने सिपाही सालारों को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता था। बेटो, अगली कक्षा में आपको अन्य विजय, जिसमें चित्तौड़ विजय, मालवा विजय और सिवाना विजय और जालोर विजय पर आपके साथ चर्चा की जाएगी।